हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा के लिए जो आपका जनरल पेपर होता है उस परीक्षा के लिए टॉप एमसीक्यू लेकर आए हूँ। तीक्ष्ण एवं शोध अभ्यर्थी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं हम। इससे पहले हमारी काफी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, यदि वे नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निगमनात्मक कार्य उत्पन्न होता है सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, एक सामान्य निष्कर्ष से दूसरे सामान्य निष्कर्ष की ओर, या एक विशेष निष्कर्ष से दूसरे विशेष निष्कर्ष की ओर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निगमनात्मक कार्य उत्पन्न होता है, ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर होता है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मूल्यपरक निर्णय है, तथ्यात्मक निर्णय, सामान्य निर्णय, आदर्शपरक निर्णय, जनमत की अभिव्यक्ति। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यपरक निर्णय है कौन सा होता है? तो आदर्शपरक जो निर्णय होते हैं ये मूल्यपरक निर्णय कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2। कथन है मनुष्य तर्कशील प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मनुष्य तर्कशील प्राणी है, बिल्कुल सही है, और मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ए और दोनों ही सही है हमारे, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये बिल्कुल सही तो है, ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है, किंतु आर ए जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अहिंसक होना अच्छा है किस तरह का निर्णय है? ये नैतिक निर्णय है, यथातथ निर्णय है, धार्मिक निर्णय है, या मूल्यपरक निर्णय है? अहिंसक होना अच्छा है किस तरह का निर्णय है? ये देखिए नैतिक निर्णय है ये। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ये वर्ष 2008 में पूछे गए प्रश्न है। ये पूरा प्रश्न पत्र है आपके लिए। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारी, उसमें आपको आधे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 26 क्वेश्चन। उससे आगे के 24 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में करवाऊंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, प्रतिचयन जिसे सैंपलिंग कहते हैं, नीचे लिखे वाक्य में कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? कि कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है इसमें? प्रतिचयन की इकाइयों को स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया जाना चाहिए, प्रतिचयन की इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए, संपूर्ण अध्ययन के दौरान प्रतिचयन की एक ही इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए, या प्रतिचयन की इकाइयों को व्यवस्था पूर्वक तथा वस्तुपरक ढंग से चुना जाना चाहिए। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कि प्रतिचयन या सैंपलिंग में नीचे लिखे वाक्य में कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? लेकिन नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिचयन की इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए, ये हमारा बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगर जनवरी 1, 2007 सोमवार है तो 1995 की जनवरी 1 को कौन सा वार होना चाहिए? रविवार, सोमवार, शुक्रवार या शनिवार? ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें ये शनिवार होना चाहिए हमारा। तब इसे क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। चलिए बीच में के लुप्त अंक को भरिए। इसमें से अंक गायब है, 4 चौक 16, 8। इसमें क्या होना चाहिए? देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 × 64 भी हो जाएगा, और 64 दूनी चौका 256 भी हो सकते हैं। क्या ऐसा ही होगा? नहीं, पहले 4 का वर्ग दे रखे हैं, 4 चौक 16, फिर 4 गुणा में 2 भी दे रखे हैं, 4 दूनी 8 है, फिर 8 दूनी 16 भी होगा। ये अधिक पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, देख तो ये हो जाएगा। फिर 16 चौके 64 और 64 चौके 256। पहले 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, फिर 8 का स्क्वायर है, 8 × 64 है,
यानी कि +4 किया हुआ है। देखिए पहले 4 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, फिर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, और फिर 16 का स्क्वायर है ये 256 हो गया। तो 16 का स्क्वायर होगा ये 256। तो इस यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 16 ही आएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और इस प्रकार भी हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 16 देखिए फिर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, फिर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगर एक वस्तु को 11% हानि की से 178 रुपये में बेचा गया है, तो उसे 11% लाभ पर पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा? ए बी सी डी से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? नहीं, हानि को क्रय मूल्य में निकालने के लिए क्या होगा? सबसे देखिए विक्रय मूल्य होगा हमारा, गुना में 100 हो जाएगा, और 100 माइनस जो हानि होगी हमारी, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा ये 178 रुपये होगा सबसे पहले तुम्हारा, फिर 100 हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य हमारा 78 हो गया, और जो हमारा 100 लिखा जाएगा, फिर हानि 100 में से कितनी प्रतिशत हानि है 11 है। तो इस पर 178 गुना में 100 बटे 89 89, ये 200 रुपये आ जाएगा हमारा। तो अतः उस वस्तु को क्रय मूल्य 200 रुपये होगा, और 11% हानि पाने के लिए 11 दूनी 22, यानी कि 222 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, 222 रुपये हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों। फिर से देखिए 178 तुम्हारा हो गया मूल्य, गुना में 100, ये जो हमारा सूत्र होता है। फिर 100 में से हानि घटाएंगे हम, कितनी हानि है हमारी 11% है, तो 178 गुना में 100 बटे में 89, तो 200 आ जाएगा हमारा, और 11% लाभ पर पाने के लिए 11 दूनी 22, यानी कि 222 रुपये और जोड़ेंगे 200 में, 222 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है जनसंख्या आंकड़े का सर्वाधिक सर्व समावेशी स्रोत है? ये राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण, जनसंख्या सांख्यिकी सर्वेक्षण में सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है जनसंख्या आंकड़ों का सर्वाधिक समावेशी स्रोत है? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। WISI किसी दस्तावेज को इस प्रकार पर्दे पर दिखलाता है मानो वह वस्तुत मुद्रित किया जाएगा। आप जो कहते हैं वही आपको मिलता है, आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है, आप जो संचय करते हैं वही आपको मिलता है, आप जो सुझाते हैं वही आपको मिलता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाए कि WISI किसी दस्तावेज को इस प्रकार पर्दे पर दिखलाता है मानो वह वस्तु मुद्रित किया जाएगा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। ये कंप्यूटर संबंधी विषयों में से किसी भी ऐसी प्रणाली को कहा जाता है जिसे WISI जो है, ठीक है, जिसमें जो संपादकों और निर्माताओं को निर्माण करते समय स्क्रीन पर दिखलाता है, ठीक वैसा ही पढ़ने या देखने वालों को इस स्क्रीन पर या छपने के बाद में दिखता है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ईमेल पते में कितने भाग होते हैं? तो ईमेल का जो पता हो उसमें कितने भाग होते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें 2 भाग होते हैं। ईमेल पते का सामान्य प्रारूप होता है और इसके 2 ही भाग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए पास्कल, यूनिक्स, फोर्ट्रॉन, कोबाल में सही आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यूनिक्स जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। यूनिक्स जो है हमारी ये कंप्यूटर की भाषा नहीं होती। देखिए पास्कल होती है, फोर्ट्रॉन होती है और कोबाल होती है। इसके अलावा देखिए बेसिक, सी, एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रॉन और प्रोलॉग आदि कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाएं हैं
और उच्च स्तरीय भाषाओं में प्रोग्रामिंग करना काफी आसान होता है। उच्च स्तरीय भाषाएं विभिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए विकसित की गई है। देखिए C++ या पास्कल ये सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं, और कोबोल का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है, और फोर्ट्रान इंजीनियरिंग कार्यों हेतु विकसित की गई है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कोरल ड्रा एक लोकप्रिय है चित्रण कार्यक्रम के लिए, प्रोग्रामिंग की भाषा है, टेक्स्ट प्रोग्राम है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। कोरल ड्रा जो है एक लोकप्रिय है, किसके लिए प्रयोग लोकप्रिय है ये? चित्रण कार्यक्रम के लिए, जैसे अपने कोरल ड्रा में जो कोई चित्र इत्यादि बनाए होंगे, एक चित्र ग्राफिक ये कार्यक्रम है। ये एक विक्टर ग्राफिक्स एडिटर है, यह कर्नाटक के कोरल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए इसे कोरल ड्रा कहते हैं। कर्नाटक का कोरल, याद रखिएगा, कोरल कॉरपोरेशन है ये। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, एक कीबोर्ड में कम से कम 91 कुंजी होती है, 101 कुंजी होती है, 111 कुंजी होती है, 121 कुंजी होती है। एक कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं? 101 कुंजी होती हैं लगभग, कम से कम। जी वर्तमान में सर्वाधिक जो प्रचलित कीबोर्ड है उसमें 101 की ही होती है, और प्रथम दो समूह में अल्फा न्यूमेरिक कुंजी तथा न्यूमेरिक कुंजी पैड का उपयोग कंप्यूटर से टेक्स्ट एवं संख्या भेजने के हेतु किया जाता है। ये अल्फा न्यूमेरिक कुंजी जो है टाइपराइटर कुंजी के अनुरूप व्यवस्थित होती है। तो न्यूमेरिक कीपैड में संख्या एवं गणितीय ऑपरेटर्स शामिल होते हैं। तो न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाहिनी तरफ होता है। इसके अलावा कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर की ओर एक पंक्ति में होती है, जैसे F1, F2, F3 इस प्रकार होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मनुष्य का कान नीचे लिखे रेंज में किसमें सबसे अधिक संवेदनशील है? 1 से 2 किलो हर्ट्ज, 100 से 500 किलो हर्ट्ज, 10 से 12 किलो हर्ट्ज, 13 से 16 किलो हर्ट्ज। मनुष्य का जो कान होता है, यानी कि हमारा जो कान होता है, इसमें नीचे जो लिखी रेंज में किसमें सबसे अधिक संवेदनशील होता है? ये सर्वाधिक संवेदनशील पूछा गया है, तो 13 से लेकर 16 किलो हर्ट्ज के मध्य जो ये अधिक संवेदनशील होता है हमारा कान। इस सर्वे तरंगे की यांत्रिक तरंगे हैं, जिनकी आवृत्ति का परिसर जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। तो इन तरंगों का हमारा कान सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे जो है कान के पर्दे को सुनित नहीं कर पाती हैं, जिससे वे सुनाई नहीं देती हमें। याद रखिए, जो हमें तो सुनने की जो शक्ति है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगे होती है हम वही सुन सकते हैं। इसके अलावा हम कम की होती है या ज्यादा की होती है हम सुन नहीं पाते हैं। यदि कम की होती है हम सुन नहीं पाते और ज्यादा की होंगी तो हमारे कान डैमेज हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नीचे लिखी इकाइयों में से आवाज की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? डेसिबल, हर्ट्ज, फोन या वाट्स, मिलीमीटर, 2 में से आंसर क्या हो जाएगा? कि आवाज की जो उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? अब ये मत समझिएगा ऊपर 20 हर्ट्ज की कहा है मैंने, तो वही है नहीं, ये डेसिबल में आवाज जाती है। तो आवाज की जो उच्चता जो मापने की इकाई जो है डेसिबल होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यदि जनसंख्या की वृद्धि एक तार्किक वक्र या लॉजिस्टिक कर्व 1 से 2 का अनुसरण करती है, जो अधिकतम धारणीय पर प्राप्ति है, ये वहन की क्षमता की आदि होगी, वहन की क्षमता के बराबर होगी, जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर होगी, या आरंभिक जनसंख्या पर निर्भर होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वहन की क्षमता के आदि होगी। पृथ्वी प्रणाली की संरचना निम्नलिखित में से बनती है। जोन दिया गया और रासायनिक लक्षण दिए गए। वातावरण जो है निष्क्रिय गैस है, जैव वातावरण लवण, ताजा पानी, बर्फ, आइस, आर्द्रता वातावरण हाइड्रोस्फीयर, सवयव पदार्थ, स्केलेटन पदार्थ, लिथोस्फीयर कोड, लाइट सिलिकेट, नीचे कोड भाषा भी दी गई है। सही आंसर हमारा 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। पृथ्वी की प्रणाली संरचना निम्नलिखित में से बनती है। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा 1, 3, 2, 4। ये वातावरण जो है ये सवयव पदार्थ से बनेगा। सॉरी दोस्तों, देखिए निष्क्रिय गैस है। फिर जैव वातावरण जो सवयव पदार्थ या स्केलेटन पदार्थ से बनेगा। फिर आर्द्रता वातावरण से लवण, ताजा पानी, बर्फ है, आइस। फिर लिथोस्फीयर जो है लाइट सिलिकेट से बनेगा। 1, 3, 2, 4। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
चट्टानों का रासायनिक अपरक्षण निर्भर करता है उच्च तापमान पर, तेज हवाओं के प्रभाव पर, भारी वर्षा पर, हिमछादन पर। इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? चट्टानों का जो रासायनिक अपसरण जो है निर्भर करता है किस पे करता है? ये देखिए भारी वर्षा पर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। NAAC किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई है? ICSSR, CSIR, AICTE या UGC? में से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, UGC के द्वारा। NAAC ये किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई है? UGC के द्वारा। ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान जो है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 1994 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नीचे लिखी संस्थाओं में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है? देखिए बताना है कि दिल्ली में कौन सी संस्था नहीं है। भारतीय संस्कृति अनुसंधान परिषद, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान जो है ये दिल्ली में स्थापित नहीं है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान जो है ये इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष में स्थापित हुई? 1958, 1976, 1989 या 2000? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाए, ये 1958 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद जो है 1958 में स्थापित हुई थी और इसकी अध्यक्ष जो है देखिए दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है प्रशासन, नीति निर्धारण, वित्त, पाठचर्या, विकसित करना। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, देखिए वित्त है। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है देखिए वित्त का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। सूचीबद्ध को सूची सेकंड से मिलाते हुए दी गए कोडों की सहायता से उत्तर दीजिए। एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। नीचे कोड भाषा भी है। ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जो विश्वविद्यालय जो है सामर में है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का है सामर में। SNDT विश्वविद्यालय जो है मुंबई में है। MSDT विश्वविद्यालय जो है 4, 1, 2, 3। MSDT विश्वविद्यालय जो है बाड़ौत में। MS यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर में। 4, 1, 2, 3 इस प्रकार हो जाएगा ना। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सामर में, SNDT विश्वविद्यालय मुंबई में, MSDT विश्वविद्यालय बाड़ौत में और MS यूनिवर्सिटी जोधपुर में। तो चलिए दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। जो हमारा पूरा प्रश्न पत्र जो है सन 2008 में पूछे गए प्रश्न है वो आपका पूरा हो गया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य वीडियो देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।